क्या आप जानते हैं, दुनिया में हर दिन लाखों लोग ऐसे संक्रमणों का सामना करते हैं जो खुलकर बताए भी नहीं जाते। ये वो बीमारियां हैं जो शरीर से ज्यादा मन पर असर डालती हैं, जिनके नाम से लोग शर्माते हैं, छिपाते हैं और इलाज में देर कर देते हैं। इन्हें कहा जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या यौन संचारित संक्रमण। डॉक्टर विनोद के शर्मा और डॉक्टर विशाल गुप्ता की ये किताब सिर्फ एक मेडिकल गाइड नहीं है, बल्कि एक जागरूकता का दस्तावेज है, जहां विज्ञान, संवेदना और अनुभव एक साथ मिलते हैं। ये पुस्तक हमें बताती है कि सेक्स सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी है। हर व्यक्ति जो यौन रूप से सक्रिय है, चाहे वो युवा हो, विवाहित हो या वृद्ध, उसे ये जानना जरूरी है कि शरीर की सुरक्षा का अर्थ सिर्फ गर्भनिरोध नहीं, बल्कि संक्रमणों से बचाव भी है। पुस्तक की शुरुआत होती है एक सच्चाई से कि दुनिया के हर 4 में से एक युवा को जीवन में कभी न कभी कोई न कोई यौन संक्रमण होता है, पर उनमें से आधे से ज्यादा को इसका एहसास भी नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर संक्रमण चुपचाप फैलते हैं, बिना दर्द, बिना लक्षण, पर अंदर से शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। इस किताब में विस्तार से बताया गया है कि कैसे एक डॉक्टर संवेदनशीलता और सम्मान के साथ अपने रोगी से बातचीत करे, कैसे इतिहास लिया जाए, कौन से टेस्ट कब करवाने चाहिए और कैसे इलाज केवल दवा नहीं बल्कि विश्वास से शुरू होता है। लेखक दोनों डॉक्टर इस क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञ हैं और उन्होंने इस किताब को लिखा है मेडिकल टेक्स्ट बुक के रूप में नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड मैनुअल के रूप में, जो किसी क्लिनिक में बैठे डॉक्टर से लेकर किसी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र तक हर किसी को यौन स्वास्थ्य की सच्ची समझ दे सके। किताब का हर अध्याय हमें एक नई परत खोलता है, क्लैमाइडिया और गोनोरिया जैसे बैक्टीरियल संक्रमणों से लेकर हर्पीज, एचपीवी और एचआईवी जैसे वायरल संक्रमणों तक, और साथ ही मानसिक, सामाजिक और नैतिक पहलुओं तक। ये हमें सिखाती है कि सेक्स एजुकेशन का अर्थ केवल शरीर को समझना नहीं, बल्कि सम्मान, सहमति, सुरक्षा और संवाद को अपनाना है। और सबसे सुंदर बात, पुस्तक हमें ये याद दिलाती है कि किसी संक्रमण से डरने की नहीं, बल्कि उसे समझने, पहचानने और समय पर उपचार करने की जरूरत है। क्योंकि जब ज्ञान बढ़ता है तो डर घटता है, और वहीं से शुरू होती है स्वस्थ शरीर और स्वस्थ समाज की यात्रा। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग एसटीआईज, यौन संचारित संक्रमणों को समझना। हर कहानी की शुरुआत सवाल से होती है, क्यों? तो चलिए पूछते हैं, क्यों यौन संचारित संक्रमण अब भी दुनिया के सबसे बड़े छिपे हुए स्वास्थ्य संकट हैं? इन संक्रमणों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या एसटीआईज कहा जाता है। पहले इन्हें वेनेरियल डिजीजेस कहा जाता था, एक ऐसा नाम जिसमें शर्म और डर छिपा था। लेकिन समय बदला, विज्ञान आगे बढ़ा और हमने सीखा कि ये बीमारियां शर्म नहीं, ज्ञान की कमी से फैलती हैं। किताब बताती है कि एसटीआई कोई एक बीमारी नहीं, बल्कि कई संक्रमणों का समूह है जो मुख्यतः यौन संपर्क से फैलते हैं। लेकिन यौन संपर्क का अर्थ सिर्फ सेक्स नहीं, ये हर वो संपर्क है जहां शरीर के तरल पदार्थ जैसे रक्त, वीर्य या योनिस्राव एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इन संक्रमणों में सबसे आम हैं क्लैमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, एचपीवी, एचआईवी, हार्पीज, ट्राइकोमोनास और कैंडिडा। हर संक्रमण की अपनी कहानी है, कोई शरीर को धीरे धीरे कमजोर करता है तो कोई मन पर भारी छाया डाल देता है। डॉक्टर शर्मा किताब में बहुत स्पष्ट भाषा में लिखते हैं कि एसटीआई का फैलाव हमेशा अशुद्धता से नहीं, बल्कि अज्ञानता से होता है। कई लोग सोचते हैं कि केवल असंरक्षित यौन संपर्क से एसटीआई फैलता है, जबकि सच ये है कि ये रक्त, सुई साझा करने या मां से बच्चे तक भी जा सकता है। कई संक्रमणों के लक्षण शुरुआत में नहीं दिखते, यानी शरीर भीतर से बीमार हो रहा होता है पर बाहर सब सामान्य लगता है। यही कारण है कि नियमित टेस्ट, जागरूकता और खुली बातचीत बहुत जरूरी है। किताब में वर्णित लक्षणों की सूची पढ़ते समय हर शब्द महत्वपूर्ण लगता है। पुरुषों में दर्द के साथ पेशाब आना, डिस्चार्ज या सूजन हो सकती है। महिलाओं में असामान्य योनिस्राव, खुजली या पेट के नीचे दर्द देखा जा सकता है। जननांगों पर छाले, अल्सर या गांठें भी दिखाई दे सकती हैं। कई बार बुखार, थकान या त्वचा पर दाने भी संकेत हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर शर्मा चेतावनी देते हैं कि हर लक्षण का अर्थ एसटीआई नहीं होता और हर एसटीआई के लक्षण स्पष्ट नहीं होते। इसलिए सेल्फ डायग्नोसिस खतरनाक है। सही तरीका है परीक्षण कराना और विशेषज्ञ से सलाह लेना। यह अध्याय एक गहरी सामाजिक सच्चाई छूता है। लोग बीमारी से ज्यादा उसकी बदनामी से डरते हैं। कई रोगी इलाज छिपाकर कराते हैं या बिल्कुल नहीं कराते, जिससे संक्रमण दूसरों तक फैलता रहता है। लेखक कहते हैं, एसटीआई का इलाज सिर्फ शरीर का नहीं, मानसिकता का भी है। डॉक्टर का कर्तव्य है कि वो रोगी की गोपनीयता और सम्मान बनाए रखे, और रोगी का कर्तव्य है कि वो सच्चाई बताए।
क्योंकि यही पहला कदम है उपचार की ओर। अध्याय का अंत बहुत सुंदर विचार से होता है कि यौन स्वास्थ्य सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, समाज का दर्पण है। जब समाज खुलकर बात करना सीखता है तो संक्रमण कम होते हैं और विश्वास बढ़ता है। यही कारण है कि डॉक्टर शर्मा ने ये पुस्तक सिर्फ चिकित्सकों के लिए नहीं बल्कि आम जन के लिए भी लिखी है, ताकि हर व्यक्ति अपने शरीर के संकेत समझे, डरे नहीं बल्कि समझे और समय पर कदम उठाए। ज्ञान ही सबसे अच्छा टीका है। जब आप समझते हैं कि संक्रमण कैसे फैलते हैं तो आप उन्हें रोकने की शक्ति पाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जीवाणुजन्य संक्रमण। हर बीमारी की अपनी एक आवाज होती है। कभी वो दर्द बनकर बोलती है, कभी बुखार बनकर, और कभी बस एक हल्की सी बेचैनी के रूप में। पर कुछ संक्रमण ऐसे होते हैं जो चुप रहते हैं, बिल्कुल चुप। ये शरीर में घुस जाते हैं बिना किसी शोर के। इन्हें कहते हैं जीवाणु से फैलने वाले यौन संचारित संक्रमण, बैक्टीरियल एसटीआईज। डॉक्टर विनोद के शर्मा और डॉक्टर विशाल गुप्ता बताते हैं कि सिर्फ वायरस ही नहीं, कई साधारण जीवाणु भी यौन संबंधों से शरीर में प्रवेश कर गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। क्लैमाइडिया इनमें सबसे आम और सबसे छिपा हुआ संक्रमण है। ये दुनिया भर में पाया जाता है, लेकिन इसके लक्षण इतने हल्के होते हैं कि लोग इसे अक्सर अनदेखा कर देते हैं। पुरुषों में ये पेशाब के दौरान जलन, हल्का स्राव या वृषण के दर्द से प्रकट हो सकता है, जबकि महिलाओं में ये अक्सर साइलेंट रहता है और धीरे धीरे गर्भाशय तक फैलकर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी में बदल जाता है, जो अंततः बांझपन का कारण बन सकता है। डॉक्टर शर्मा लिखते हैं कि क्लैमाइडिया का सबसे खतरनाक पहलू है इसका शांत रहना। इसका इलाज सरल है, एक सिंगल डोज एजिथ्रोमाइसिन या 7 दिन का डॉक्सीसाइक्लिन कोर्स। लेकिन अगर केवल एक व्यक्ति इलाज करवाए और उसका साथी नहीं, तो संक्रमण फिर लौट आता है। गोनोरिया, जिसे कभी द क्लैप कहा जाता था, एक पुराना दुश्मन है जो आज भी नई शक्ल में मौजूद है। ये कुछ ही दिनों में गाढ़े पीले स्राव, पेशाब में जलन और दर्द के रूप में उभरता है। लेकिन अब इस संक्रमण की असली चुनौती है दवा प्रतिरोध। कई पारंपरिक एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन इस पर असर नहीं करते। अब इसका आधुनिक इलाज सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन के साथ एजिथ्रोमाइसिन की सिंगल डोज है। महिलाओं में यह चुपचाप फैलकर पीआईडी और गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताएं पैदा कर सकता है। सिफिलिस को चिकित्सा इतिहास की महान चालबाज बीमारी कहा गया है, क्योंकि ये शरीर में विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। शुरुआत में ये एक छोटा बिना दर्द वाला घाव चैंकर बनाती है, जो कुछ दिनों बाद खुद ही गायब हो जाता है, पर बीमारी भीतर फैल चुकी होती है। इसके बाद दूसरे चरण में त्वचा पर दाने, हाथ पैरों पर चकत्ते और बाल झड़ने जैसे लक्षण दिखते हैं। अगर तब भी इलाज न हो तो ये मस्तिष्क और दिल तक पहुंचकर जीवन के लिए खतरा बन सकती है। इसका उपचार आज भी वही पुराना लेकिन प्रभावी बेंजाथीन पेनिसिलिन जी इंजेक्शन है। जैसा कि डॉक्टर शर्मा कहते हैं, सिफिलिस हमें याद दिलाता है कि विज्ञान जितना आगे बढ़े, सावधानी की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। इसके अलावा कुछ कम दिखने वाले पर गंभीर संक्रमण भी हैं, जैसे चैंक्रोइड, एलजीवी और डोनोवनोसिस। चैंक्रोइड दर्दनाक अल्सर और सूजी हुई लसीका ग्रंथियों से पहचाना जाता है, जबकि एलजीवी गुदा मार्ग में सूजन और दर्द पैदा करता है, और डोनोवनोसिस लाल बढ़ते हुए घाव बनाता है जो धीरे धीरे ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनका उपचार एजिथ्रोमाइसिन, सेफ्ट्रायक्सोन या डॉक्सीसाइक्लिन से किया जाता है, लेकिन लंबे समय तक निगरानी जरूरी होती है। इन सभी संक्रमणों की एक साझा सच्चाई है, इनका इलाज संभव है, पर इन्हें अनदेखा करना खतरनाक। भले ही लक्षण न हो, लेकिन सुरक्षा, जांच और उपचार ही असली समझदारी है। इस अध्याय के अंत में लेखक डॉक्टरों को याद दिलाते हैं कि इलाज सिर्फ दवा देना नहीं, बल्कि रोगी को यह समझाना भी है कि संक्रमण का चक्र कैसे टूटेगा, क्योंकि एसटीआई तभी खत्म होती है जब जागरूकता, सुरक्षा और सम्मान तीनों साथ चलते हैं। वायरल इन्फेक्शंस, वायरल संक्रमण। वायरस का स्वभाव अजीब है। यह किसी तलवार की तरह नहीं आता, बल्कि परछाई की तरह फैलता है, धीरे धीरे, चुपचाप। और जब असर दिखता है, तब तक ये शरीर का हिस्सा बन चुका होता है। डॉक्टर शर्मा इस अध्याय की शुरुआत एक गहरी बात से करते हैं। वायरल संक्रमणों से लड़ाई केवल दवाओं की नहीं, ये रोगी के धैर्य और समाज की समझ की भी परीक्षा है। इस अध्याय में 4 प्रमुख वायरल संक्रमणों की चर्चा की गई है: हर्पीज, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस; एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस; एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस; और हेपेटाइटिस बी व सी, हेपेटाइटिस बी एंड सी। हर संक्रमण की अपनी कहानी है, कोई दर्द से, कोई डर से और कोई उम्मीद से भरी हुई। हार्पीज को साइलेंट पेन कहा जाता है, क्योंकि ये केवल शरीर पर नहीं, मन पर भी निशान छोड़ता है। इसके 2 मुख्य प्रकार हैं: HSV1 जो होठों और चेहरे पर कोल्ड सोर्स बनाता है, और HSV2 जो जननांगों पर दर्दनाक छाले पैदा करता है।
पहली बार संक्रमण होने पर बुखार, सूजन और जलन काफी अधिक होती है, लेकिन असली चुनौती है इसका बार बार लौटना, कभी तनाव से, कभी थकान से, कभी बिना किसी कारण। इसका इलाज एंटीवायरल दवाओं जैसे एसाइक्लोवियर, वेलासाइक्लोवियर और फैमसाइक्लोवियर से किया जाता है। ये वायरस को पूरी तरह खत्म नहीं करती, पर उसकी सक्रियता को नियंत्रित रखती हैं। डॉक्टर शर्मा लिखते हैं, हार्पीस के रोगियों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है सहानुभूति की, न कि शर्म की। एचपीवी दुनिया का सबसे सामान्य यौन संक्रमण है। ये 100 से अधिक प्रकार के वायरसों का समूह है, लेकिन कुछ ही प्रकार खास तौर पर खतरनाक होते हैं। टाइप 6 और 11 जो मस्से बनाते हैं, और टाइप 16 व 18 जो गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से जुड़े हैं। इसे स्लो इन्वेडर कहा गया है, क्योंकि ये धीरे धीरे कोशिकाओं के डीएनए को बदल देता है और सालों बाद कैंसर में बदल सकता है। एचपीवी से बचाव के लिए टीका उपलब्ध है, गार्डासिल या सर्वैरिक्स, जो लड़कों और लड़कियों दोनों को 9 से 14 वर्ष की उम्र में दिया जा सकता है। मस्सों के इलाज के लिए क्रायोथेरेपी, पोडोफिलिन या सर्जरी की जाती है, और कैंसर से बचाव के लिए नियमित पैप्समियर और एचपीवी डीएनए टेस्टिंग आवश्यक है। यह हिस्सा सिर्फ बीमारी की बात नहीं करता, बल्कि स्त्रियों के आत्मविश्वास और समाज की सोच की भी चर्चा करता है। एचआईवी केवल एक वायरस नहीं, बल्कि शरीर और आत्मा दोनों की परीक्षा है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, विशेषकर CD4 कोशिकाओं पर, जो शरीर की सुरक्षा सेना है। जब इनकी संख्या कम हो जाती है, तब व्यक्ति एड्स की अवस्था में पहुंच जाता है। संक्रमण असुरक्षित यौन संपर्क, संक्रमित सुई, संक्रमित रक्त या मां से बच्चे तक फैल सकता है। इसका उपचार एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART पर आधारित है। आज ART के कारण HIV पॉजिटिव व्यक्ति भी लंबा, स्वस्थ और सामान्य जीवन जी सकते हैं। रोकथाम के लिए PrEP प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस और PEP पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस जैसी दवाएं भी उपलब्ध हैं। डॉक्टर शर्मा कहते हैं, HIV अब मौत का फैसला नहीं, बल्कि एक प्रबंधनीय स्थिति है, अगर समझ, समय और सहयोग मिले। हेपेटाइटिस B और C ऐसे वायरस हैं जो अक्सर खून या यौन संपर्क से फैलते हैं और सीधे जिगर पर हमला करते हैं। शुरुआती लक्षण हल्के होते हैं, थकान, मतली, पीलापन, लेकिन समय के साथ ये सिरोसिस या लिवर कैंसर तक ले जा सकते हैं। हेपेटाइटिस B के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, जो जन्म से ही दिया जा सकता है, जबकि हेपेटाइटिस C का कोई टीका नहीं है। इसका इलाज DAA डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स से किया जाता है, जिससे अधिकांश रोगी पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। अध्याय के अंत में डॉक्टर शर्मा एक बेहद गहरी बात लिखते हैं। वायरस हमें ये सिखाते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है समय पर पहचान। डर हमें रोकता है, लेकिन जागरूकता हमें बचा लेती है। वायरल संक्रमणों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझना, जांचना और समय पर संभलना ही असली उपाय है। क्योंकि जब बीमारी को जल्दी पहचाना जाए, तो जीवन अब भी सुंदर रह सकता है, पूरा, सुरक्षित और उम्मीद से भरा हुआ। पैरासिटिक एंड फंगल इन्फेक्शंस, परजीवी और फफूंद जनित संक्रमण। कभी कभी बीमारियां कोई दर्द नहीं देती, कोई बुखार नहीं लाती, बस धीरे धीरे हमारी सहजता छीन लेती हैं। ऐसे ही संक्रमण है ट्रिकोमोनियासिस, कैंडिडाइसिस, स्केबीज और प्यूबिक लाइस, जो यौन संपर्क या त्वचा से त्वचा संपर्क से फैलते हैं। लोग इन्हें मामूली समझते हैं, लेकिन डॉक्टर जानते हैं कि ये संक्रमण सिर्फ खुजली नहीं, बल्कि शरीर के संतुलन में गहराई से हस्तक्षेप का संकेत है। ट्रिचोमोनास वैजिनालिस एक सूक्ष्म परजीवी है जो महिलाओं की योनि और पुरुषों की मूत्रमार्ग में बस जाता है। इस संक्रमण को ट्रिचोमोनियासिस कहा जाता है। इसकी पहचान है हरा पीला झागदार स्राव, तीव्र खुजली, जलन और मछली जैसी गंध। ये संक्रमण आमतौर पर यौन संबंधों से फैलता है, पर कभी-कभी साझा तौलिए या गीले कपड़ों से भी फैल सकता है। इलाज में मेट्रोनाइडाजोल की एक सिंगल डोज या 7 दिन का कोर्स दिया जाता है, और इसके साथ शराब से परहेज अनिवार्य है, क्योंकि ये दवा के साथ गंभीर प्रतिक्रिया कर सकती है। डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं कि इलाज दोनों पार्टनर्स का एक साथ होना चाहिए। डॉक्टर शर्मा लिखते हैं, ट्रिचोमोनस हमें सिखाता है कि शर्म से ज्यादा नुकसान अज्ञानता करती है। कैंडिडाइसिस, जिसे यीस्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है, महिलाओं में बहुत आम है। ये मुख्य रूप से कैंडिडा एल्बिकैंस नामक फफूंद के कारण होता है, जो सामान्यतः शरीर में मौजूद रहती है, लेकिन जब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटती है या नमी और गर्मी बढ़ती है, तब ये तेजी से फैल जाती है। इसके लक्षण हैं सफेद गाला दही जैसा स्राव, तीव्र खुजली और जलन, संभोग या पेशाब के समय दर्द। इसका इलाज फ्लूकोनाजोल की एक डोज या क्लोट्रिमाजोल जैसी क्रीम से किया जाता है। अगर ये संक्रमण बार बार लौटता है, तो ये संकेत है कि शरीर में शुगर अधिक है या इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है। स्केबीज रात की खुजली का प्रतीक है। उंगलियों के बीच छोटे छोटे सुराख और तीव्र खुजली इसके आम लक्षण हैं। ये संक्रमण एक सूक्ष्म कीट सार्कोप्टीज स्कैबियाई द्वारा फैलाया जाता है, जो त्वचा के नीचे सुरंग बनाकर अंडे देता है। इलाज सरल है,
परमेथ्रिन 5% क्रीम को पूरे शरीर पर लगाकर रात भर छोड़ दिया जाता है और सुबह धोया जाता है। साथ ही कपड़े और बिस्तर को गर्म पानी से धोना अनिवार्य होता है। चूंकि यह संक्रमण बहुत संक्रामक है, इसलिए परिवार के सभी सदस्यों का एक साथ उपचार आवश्यक है। पेडिक्यूलोसिस प्यूबिस, जिसे क्रैब लाइस या जननांग की जूं कहा जाता है, छोटे कीड़ों से फैलने वाला संक्रमण है जो बालों में चिपक कर खून चूसते हैं। ये अत्यधिक खुजली और जलन का कारण बनता है। इलाज में परमेथ्रिन लोशन या आइवरमेक्टिन टैबलेट का उपयोग किया जाता है और कपड़े, चादरें व तौलिए अच्छी तरह धोए जाते हैं ताकि दोबारा संक्रमण न हो। कई बार एक ही व्यक्ति में ट्रिकोमोनस और कैंडिडा जैसे संक्रमण साथ साथ हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर सिंड्रोमिक अप्रोच अपनाते हैं, यानी लक्षणों के अहेड पर एक साथ कई कारणों का उपचार किया जाता है। अध्याय का सबसे सुंदर भाग प्रिवेंशन का दर्शन है। डॉक्टर शर्मा लिखते हैं, साफ सफाई केवल शरीर की नहीं, आदतों की भी जरूरत है। वे सुझाव देते हैं कि बहुत तंग या सिंथेटिक कपड़े ना पहने, गीले कपड़े या साझा तौलिए का उपयोग ना करें, संभोग के बाद स्वच्छता बनाए रखें और निजी अंगों को प्रतिदिन हल्के साबुन व पानी से साफ करें। अगर रोग लौटे तो शर्म करने के बजाय डॉक्टर से पुनः परामर्श लें। परजीवी और फफूंद जनित संक्रमण हमें ये याद दिलाते हैं कि स्वास्थ्य की सबसे बड़ी कुंजी अक्सर छोटी सावधानियों में छिपी होती है। ये वे संक्रमण हैं जो बताते हैं रोग हमेशा दर्द से नहीं आता, कभी कभी वो बस आपकी लापरवाही से जन्म लेता है। चैप्टर 5, सिंड्रोमिक मैनेजमेंट एंड स्पेशल सिचुएशंस, सिंड्रोमिक प्रबंधन और विशेष परिस्थितियां। डॉक्टर शर्मा इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत सरल लेकिन गहरी बात से करते हैं। अगर आपको बीमारी का नाम न पता हो तो क्या आप उसका इलाज कर सकते हैं? और फिर वे खुद ही जवाब देते हैं, हां, अगर आप लक्षणों को समझते हैं। यही है सिंड्रोमिक मैनेजमेंट, जहां इलाज किसी रिपोर्ट के आने का इंतजार नहीं करता, बल्कि रोगी के लक्षणों के आधार पर तुरंत शुरू हो जाता है। ये पद्धति उन जगहों के लिए वरदान है जहां लैब सुविधाएं सीमित हैं, लेकिन हर मिनट मायने रखता है। किताब में समझाया गया है कि सिंड्रोम का अर्थ है लक्षणों और संकेतों का समूह। जब कई लक्षण मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं, तो डॉक्टर उस पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाकर इलाज शुरू करता है। यही तरीका न सिर्फ रोगी को तुरंत राहत देता है, बल्कि संक्रमण को फैलने से भी रोकता है। यही कारण है कि WHO और भारत का राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO इस मॉडल को मानक पद्धति के रूप में अपनाते हैं। डॉक्टर शर्मा ने इस अध्याय में हर प्रमुख सिंड्रोम को एक केस की तरह समझाया है। यूरिथ्रल डिस्चार्ज सिंड्रोम में पुरुषों में पेशाब के दौरान जलन, गाढ़ा स्राव और दर्द होता है। इसका कारण सामान्यतः गोनोरिया या क्लामिडिया होता है। इलाज के लिए सेफ्ट्रायक्सोन 500 मिलीग्राम का इंजेक्शन और एजिथ्रोमाइसिन 1G की सिंगल डोज दी जाती है, ताकि दोनों प्रकार के जीवाणु एक साथ रोके जा सकें। महिलाओं में वैजिनल डिस्चार्ज सिंड्रोम के लक्षण हैं असामान्य स्राव, खुजली, गंध और जलन। संभावित कारण ट्रिकोमोनस, कैंडिडा या बैक्टीरियल वैजिनोसिस हो सकते हैं। इलाज में मेट्रोनाइडाजोल की सिंगल डोज, क्लोट्रिमाजोल पेसरी और हाई रिस्क मामलों में सेफ्ट्रायक्सोन का इंजेक्शन दिया जाता है। जेनिटल अल्सर सिंड्रोम में जननांगों पर दर्द, फफोले या खुले घाव होते हैं, जिनका कारण सिफिलिस, हर्पीज या चैंक्रोइड हो सकता है। इसके इलाज में बेंजाथीन पेनिसिलिन, एसाइक्लोवियर और एजिथ्रोमाइसिन का संयोजन उपयोग किया जाता है, ताकि हर संभावित रोग कवर हो सके। लोअर एब्डोमिनल पेन सिंड्रोम अक्सर महिलाओं में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का संकेत होता है। इसके लिए सेफ्ट्रायक्सोन, डॉक्सीसाइक्लिन और मेट्रोनाइडाजोल का 14 दिन का कोर्स सुझाया गया है। इंग्विनल बुबो सिंड्रोम में जांघ के पास सूजन दिखाई देती है, जो चैंक्रोइड या LGV के कारण हो सकती है। इसके लिए एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन 3 हफ्ते तक दी जाती है। सिंड्रोमिक पद्धति के लाभ हैं तुरंत इलाज की शुरुआत, संक्रमण के फैलाव पर नियंत्रण, रोगी के मन में विश्वास और डॉक्टरों के लिए सरल दिशा निर्देश। पर लेखक सावधान करते हैं कि कभी-कभी ये पद्धति ओवर ट्रीटमेंट का कारण बन सकती है, इसलिए फॉलोअप और परामर्श आवश्यक है। अध्याय के अगले भाग में स्पेशल सिचुएशंस पर चर्चा है, जहां डॉक्टर सिर्फ रोग नहीं बल्कि इंसान की परिस्थिति को समझता है। गर्भावस्था में संक्रमण मां और बच्चे दोनों को प्रभावित कर सकता है। सिफिलिस, HIV, गोनोरिया और क्लमिडिया जैसे संक्रमण गर्भपात या नवजात संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं की STI स्क्रीनिंग अनिवार्य मानी गई है। इन स्थितियों में सुरक्षित दवाएं जैसे पेनिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन और ART का प्रयोग किया जाता है। किशोरावस्था में संक्रमण तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि ये जिज्ञासा और अधूरी जानकारी का समय होता है। डॉक्टर शर्मा लिखते हैं, एडोलेसेंस को डांट नहीं, जानकारी की जरूरत है। इसलिए स्कूलों और कॉलेजों में सुरक्षित यौन शिक्षा और परामर्श को बढ़ावा देना आवश्यक है। HIV से संक्रमित रोगियों के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी अन्य STI का संक्रमण उन्हें और अधिक कमजोर कर देता है। ऐसे मरीजों के लिए नियमित जांच, ART का पालन और मानसिक सहयोग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना चिकित्सा उपचार।
इसी तरह LGBTQ+ समुदाय के लिए लेखक अत्यंत सम्मानजनक स्वर में कहते हैं, हर व्यक्ति को समान चिकित्सा अधिकार मिलना चाहिए, चाहे उसका जेंडर या ओरिएंटेशन कुछ भी हो। अध्याय के अंत में डॉक्टर शर्मा लिखते हैं, सिंड्रोमिक मैनेजमेंट हमें यह सिखाता है कि इलाज केवल शरीर का नहीं, बल्कि विश्वास और सम्मान का भी होता है। ये पद्धति डॉक्टर को सिर्फ चिकित्सा करने वाला नहीं, बल्कि एक सच्चा हीलर बनाती है, क्योंकि असली उपचार तब शुरू होता है जब डॉक्टर बीमारी के नाम से नहीं, इंसान के दर्द से इलाज करता है। चैप्टर 6, कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिवेंशन, जटिलताएं और रोकथाम। इलाज के बाद अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि सब ठीक हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि यौन संचारित संक्रमण STIs ऐसे मेहमान हैं जो अगर दरवाजा पूरी तरह बंद न किया जाए तो लौट आते हैं। कई बार ये बिना दर्द और बिना आवाज के शरीर के भीतर ऐसे निशान छोड़ जाते हैं जो सालों तक दिखाई नहीं देते, पर असर हमेशा रहता है। डॉक्टर शर्मा अध्याय की शुरुआत इसी चेतावनी से करते हैं, अगर आप बीमारी को भूल जाएं तो बीमारी आपको याद रखती है। हर STI का असर केवल उस समय तक नहीं रहता जब तक वो सक्रिय है, इसके बाद भी वो शरीर और मन दोनों पर निशान छोड़ जाती है। महिलाओं में ये पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज का रूप ले सकती है, जिसमें गर्भाशय, अंडाशय और फेलोपियन ट्यूब में सूजन आ जाती है, जिससे लगातार पेट दर्द, बांझपन या ट्यूब में गर्भ जैसी जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। HPV संक्रमण अगर बार बार लौटे और समय पर इलाज न हो तो यह गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर में बदल सकता है। सिफिलिस या गोनोरिया जैसे संक्रमण गर्भावस्था में बच्चे तक पहुंचकर नवजात में अंधापन, मृत जन्म या प्रतिरक्षा की कमजोरी का कारण बन सकते हैं। पुरुषों में संक्रमण एपिडिडिमाइटिस पैदा कर सकता है, जिससे शुक्राणु नलिका में सूजन और दर्द होता है और कभी कभी बांझपन भी हो सकता है। प्रोस्टेटाइटिस जैसे पुराने संक्रमणों से पेशाब में कठिनाई, दर्द और यौन दुर्बलता होती है। वहीं यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर में पेशाब की नली सिकुड़ जाती है, जिससे हर बार पेशाब करना तकलीफदेह हो जाता है। दोनों ही लिंगों में यह देखा गया है कि STI शरीर की झिल्ली को कमजोर कर HIV संक्रमण का खतरा बढ़ा देता है। पर सबसे गहरा असर मानसिक होता है। अपराध बोध, डर, अवसाद और रिश्तों में दूरियां, जो बीमारी से नहीं बल्कि समाज की सोच से पैदा होती हैं। डॉक्टर शर्मा लिखते हैं, STIs का सबसे अच्छा इलाज है कभी उन्हें होने ही न देना। रोकथाम दवा से नहीं, समझ से शुरू होती है। सबसे पहले आता है सुरक्षित यौन व्यवहार। हमेशा कॉन्डम का प्रयोग करें, हर नए साथी के साथ म्यूचुअल टेस्टिंग करें, ओरल या एनल सेक्स के दौरान भी सुरक्षा का ध्यान रखें, और यदि एक से अधिक पार्टनर हैं तो नियमित जांच कराएं। टीकाकरण रोकथाम की सबसे प्रभावी ढाल है। HPV के खिलाफ गार्डासिल या सर्वारिक्स वैक्सीन 9-14 वर्ष की उम्र में दी जानी चाहिए। हेपेटाइटिस B का टीका जन्म के बाद किसी भी उम्र में लगाया जा सकता है, और HIV के लिए अभी वैक्सीन अनुसंधान में है, पर प्रेप दवा इसके संक्रमण से बचाव में मदद करती है। व्यक्तिगत स्वच्छता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तंग या गीले कपड़े ना पहने, रोजाना जननांगों को हल्के साबुन और पानी से साफ करें, और साझा तौलिया या अंडरगारमेंट्स का प्रयोग न करें। संभोग के बाद सफाई रखना हमेशा जरूरी है। मानसिक और सामाजिक दृष्टि से खुलापन ही सबसे बड़ी रोकथाम है। अपने साथी से खुलकर बात करें, संक्रमण मिलने पर शर्म महसूस न करें और डॉक्टर से परामर्श लें, क्योंकि चिकित्सा गोपनीय रहती है। समाज में यौन रोगों से जुड़े मिथक तोड़ना भी जरूरी है, ताकि लोग डर नहीं, जागरूकता से निर्णय लें। डॉक्टर शर्मा सलाह देते हैं कि साल में कम से कम एक बार HIV, सिफिलिस, हेपेटाइटिस और क्लैमिडिया की जांच करानी चाहिए, और जो लोग हाई रिस्क समूह में हैं उन्हें हर 3 से 6 महीने में परीक्षण कराना चाहिए। शादी से पहले की जांच को सामान्य और जिम्मेदार कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। अध्याय के अंत में लेखक समाज को एक सशक्त संदेश देते हैं, यौन स्वास्थ्य समाज के स्वास्थ्य का आईना है। जब समाज खुलकर बात करता है तो डर की जगह समझ और सुरक्षा ले लेती है। वे कहते हैं कि हर स्कूल, कॉलेज और स्वास्थ्य केंद्र में यौन शिक्षा और STI काउंसलिंग अनिवार्य होनी चाहिए, क्योंकि रोकथाम ज्ञान से शुरू होती है। ये अध्याय दवाओं से आगे बढ़कर मानवता की बात करता है, क्योंकि यौन रोग केवल शरीर की बीमारी नहीं, बल्कि उस चुप्पी का परिणाम है जो समाज ने इस विषय पर ओढ़ रखी है। जागरूकता सबसे सस्ती दवा है और सम्मान सबसे गहरा इलाज। डॉक्टर विनोद के शर्मा। चैप्टर 7, कंक्लूजन एंड डॉक्टर्स मैसेज, निष्कर्ष और डॉक्टर का संदेश। हर किताब का अंत होता है, लेकिन कुछ किताबें खत्म नहीं होती, वे सोच में बस जाती हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस ऐसी ही एक किताब है। ये केवल बीमारियों की सूची नहीं, बल्कि उस समाज का प्रतिबिंब है जो अपनी तकलीफों को शर्म की दीवारों के पीछे छिपा देता है। डॉक्टर विनोद के शर्मा इस अंतिम अध्याय में लिखते हैं, हमने विज्ञान को बहुत आगे बढ़ा लिया है, पर इंसान को अब भी जागरूक बनाना बाकी है। STI केवल संक्रमण नहीं, ये एक दर्पण है जो हमें हमारी आदतों, रिश्तों और समाज की परिपक्वता दिखाता है। बीमारी तब फैलती है जब हम सवाल पूछने से डरते हैं, डॉक्टर के पास जाने में झिझकते हैं या अपने साथी से खुलकर बात करने से हिचकिचाते हैं।
इसलिए रोकथाम की असली शुरुआत शरीर से नहीं, विचार से होती है। डॉक्टर शर्मा का संदेश सीधा और मानवीय है। अगर आप डॉक्टर हैं तो रोग नहीं, व्यक्ति को देखें। अगर आप रोगी हैं तो डर नहीं, साहस रखें। और अगर आप समाज का हिस्सा हैं तो चुप्पी नहीं, समझ फैलाएं। वे कहते हैं कि एसटीआई दवा से नहीं बल्कि सम्मान से रुकता है। जब रिश्तों में सहमति, भरोसा और सुरक्षा होती है, तब बीमारी की जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं। किताब का अंत भविष्य की एक आशा के साथ होता है, एक ऐसी दुनिया की कल्पना जहां एसटीआई को टैबू नहीं बल्कि सामान्य स्वास्थ्य विषय की तरह देखा जाए, जहां स्कूलों में सेक्स एजुकेशन खुलेपन से पढ़ाई जाए, जहां पति पत्नी एक दूसरे की जांच कराने में शर्म न करें और जहां समाज ये समझे कि रोकथाम सम्मान की भाषा है। डॉक्टर शर्मा का सपना है एक ऐसा भारत जहां यौन स्वास्थ्य को सामान्य स्वास्थ्य का हिस्सा माना जाए। अंतिम पन्नों पर एक खूबसूरत पंक्ति दर्ज है, हर इंसान को अपने शरीर की कहानी जानने का अधिकार है। यही इस पूरी किताब का सार है। जब ज्ञान बढ़ता है तो डर घटता है, और जब डर मिटता है तभी सच्चा स्वास्थ्य जन्म लेता है। यह किताब हमें 3 बातें सिखाती है। शरीर की भाषा समझो क्योंकि दर्द हमेशा बोलता है। सुरक्षा को शर्म नहीं बल्कि आदत बनाओ। और जागरूकता फैलाओ क्योंकि यह सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस केवल डॉक्टरों के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो खुद से, अपने साथी से और समाज से सच्चा रिश्ता बनाना चाहता है। बीमारी का डर नहीं, जागरूकता का गर्व होना चाहिए। यही है इस किताब का अंतिम संदेश और असली उपचार। अगर आपको ये ऑडियो बुक उपयोगी लगी हो, अगर इन अध्यायों ने आपको कुछ सिखाया, सोचने पर मजबूर किया, तो अब समय है इस ज्ञान को और आगे बढ़ाने का। सेक्स बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम यौन स्वास्थ्य, रिश्तों, जागरूकता और आत्मसम्मान से जुड़ी ऐसी ही जानकारी लाते हैं। ये सिर्फ सुनने की जगह नहीं, ये समझने, सीखने और खुद को बेहतर बनाने की यात्रा है। हर हफ्ते नए एपिसोड, नई कहानियां और नए दृष्टिकोण, क्योंकि स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का नहीं, सोच का भी होता है।